नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला का वीकेंड स्पेशल उन चैप्टर्स का होता है जो या तो आपसे मिस हो गए थे या जिनको फिर से देखने और समझने की कई लोगों ने हमें डिमांड भेजी। तो आज पाठशाला का पहला चैप्टर खोलता हूं और आपको बताता हूं पीएम मोदी का वो प्लान जो चीन को मोबाइल से निपटा देगा। चीन वैसे तो कोरोना से बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन पीएम मोदी का यह प्लान उसकी तबाही का एक और चैप्टर साबित हो सकता है। कैसे, देखिए। चीन को क्या कहते हैं? दुनिया की फैक्ट्री ना कहते हैं बॉस, कि सुई से लेकर अमेरिका के बॉम्बर विमानों तक के पार्ट्स वहीं बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के किले को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का किला ध्वस्त करना शुरू कर दिया और इसे आप मोबाइल फोन के मार्केट से समझ सकते हैं। भारत में अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से काम हुआ है पिछले 8 साल में मोबाइल सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर, आप जो मोबाइल, कितने लोग हो सकते हैं अभी पाठशाला मोबाइल पर देख रहे हो, आपको पता भी नहीं आपके मोबाइल में क्या चेंज आया है पिछले 8 साल। मैं बताता हूं आपको। भारत में मोबाइल जो इस्तेमाल होते हैं, कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने मोबाइल यूज हो रहे हैं, उसमें से 2014 में 92% ये क्या थे? आयात होते थे। यानी दूसरे, या इसको आयात नहीं बोलिए, इसको बोलिए इंपोर्टेड होते थे। इंपोर्टेड यानी जो दूसरे देश से आ रहे हैं या दूसरे देश में बन कर आ रहे हैं। आज की डेट में 2022 में जो भारत में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें से 97%, आपको पता है क्या है? मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल बॉस जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है वो भारत में बना हुआ है। आप खरीदते थे ना एप्पल, चाइना में बन के आता था बॉस, आज इंडिया में बन रहा है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और भारत के लोगों को बेच रही हैं। पहले चीन और दूसरे देशों में बनता था और यहां आके हम इस्तेमाल करते थे। 92% इंपोर्टेड मोबाइल से आज हम 97% मेड इन इंडिया पर आ गए। यानी 2014 में हर 10 में से 9 मोबाइल विदेश से बनकर भारत आता था। आज की स्थिति है कि हर 10 में से 9 मोबाइल फोन भारत में ही बनकर तैयार होता है। और देश में मोबाइल फोन बनाने की रफ्तार बीते 8 साल में कैसे बढ़ी है, इसे इस बात से समझिए कि भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसका आंकड़ा दिखाता हूं आपको। 2015 में 6 करोड़ का था, 2022 में 31 करोड़। यानी 2015 में 6 करोड़ मोबाइल भारत में बनते थे, 2022 में 31 करोड़ मोबाइल भारत में बने। मतलब 7 साल में 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, 5 गुना से भी ज्यादा। यह हुआ है भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में नवंबर 2022 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 120 करोड़ थी। और अगर आप उसको समझना चाहिए कि भाई 120 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे थे और उसमें 60 करोड़ ऐसे थे जो स्मार्टफोन यूज करते थे। स्मार्टफोन मतलब जैसे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, जिसमें स्क्रीन है, चैट वैट कर सकते हैं आप। 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अगर मोबाइल फोन इंपोर्ट किया जाता तो इसका फायदा भारत को नहीं बल्कि चीन को मिलता। लेकिन 2014 के बाद जो मेक इन इंडिया क्रांति शुरू हुई, उसकी वजह से भारत अपनी जरूरत का तो स्मार्टफोन बना ही रहा है। अब तो दुनिया को भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन भेज रहा है। 2016-17 में भारत में 90,000 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हुआ था और इसमें से मात्र 1% एक्सपोर्ट हुआ, यानी हमने बाहर भेजा, यानी करीब 900 करोड़ रुपए। 2021-22 में 6 साल के अंदर भारत में 2,75,000 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और एक्सपोर्ट कितना किया आपको पता है? 16%। कहां 1% से 16% चले गए और 44,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। और 2022-23 में एक्सपोर्ट बढ़कर
22% होने का अनुमान है। भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दुनिया में चीन का दबदबा कम हो और धीरे धीरे चीन की जगह पर भारत दुनिया की मोबाइल फैक्ट्री बनता जा रहा है। 1 अक्टूबर 2022 या पूरे साल की बात, 200+ और अभी 32 से ज्यादा कंपनियां जो मोबाइल फोन या उससे जुड़े कंपोनेंट बनाती हैं। तो जो लोग कहते हैं मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ता नहीं है, बॉस वो दहाड़ रहा है। आपकी कान में आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपने कान में तेल डालने की जरूरत है। और ये 200 कंपनियां, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, क्या इससे रोजगार नहीं मिल रहा होगा? भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पिछली सरकार कितनी गंभीर थी, इसका भी आपको आंकड़ा बताता हूं। इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के आंकड़े हैं, जरा सुनिए, आपको पता चलेगा कि पिछली सरकार कितनी गंभीर थी। साल 2014 में जब भारत का मोबाइल फोन मार्केट, मतलब जितने लोग मोबाइल खरीद रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, वो मार्केट मोबाइल का 32% की रफ्तार से बढ़ रहा था। उस साल देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 29% गिर गई। मतलब लोग मोबाइल ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन भारत में जो मोबाइल बन रहे थे उनकी संख्या गिर गई। मतलब भारत में मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ रही थी और प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट रहा था। साल 2014 से पहले भी भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन उसका आंकड़ा लगातार गिर रहा था। साल 2013 में 11,850 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए, लेकिन 2014 में इसमें 70% की गिरावट हो गई और यह आंकड़ा सिर्फ 2,350 करोड़ पर पहुंचा। 2015 में मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट नहीं के बराबर था। मतलब 2015 में भारत ने मोबाइल फोन विदेश भेजा ही नहीं। लेकिन 3 साल के अंदर जब मेक इन इंडिया का प्रभाव दिखने लगा तो एक्सपोर्ट सीधे 11,200 करोड़ पर पहुंचा और 2022 के अप्रैल से नवंबर की छमाही में 6 महीने में 50,000 करोड़ के मोबाइल फोन विदेश भेज दिए गए। सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में स्मार्टफोन बनाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने मौजूदा सरकार में भी भारत में प्रोडक्शन की शुरुआत की और न सिर्फ शुरुआत की बल्कि यहां से इंपोर्ट भी करती। फिलहाल आईफोन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट चीन में, आईफोन की 85% मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती। लेकिन एप्पल कंपनी अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रही है और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आईफोन के इस लक्ष्य को पूरा करेगा टाटा समूह। टाटा ग्रुप साउथ इंडिया में ताइवान की विस्ट्रॉन ग्रुप का प्लांट खरीदने जा रही है। यह डील पूरी होने के बाद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में टाटा ग्रुप करेगा। चीन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2027 तक एप्पल आईफोन का 50% प्रोडक्शन भारत में करेगी। यानी साल 2027 में दुनिया में हर दूसरा आईफोन मेड इन इंडिया हो। गर्व से कही। लेकिन जब ये बातें सुनकर गर्व से आपके दिलों में गर्मजोशी से दिल भर जाना चाहिए, कुछ लोगों का दिल ठंडा पड़ जाता है क्योंकि उनको लगता है अरे बोले कुर्सी कैसे मिलेगी। फिर वो मोबाइल निकालते हैं मेड इन इंडिया और उसमें ट्वीट करते हैं मेक इन इंडिया का शेर नहीं दहाड़ रहा। ट्वीट। चीन की अर्थव्यवस्था की टूटी कमर में भारत के लिए मौकों का अंबार भी छुपा है, जिसके लिए पीएम मोदी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि भारत ये मौका छोड़ ना दे, गंवा ना दे। लेकिन उधर रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के समर्थक आपस में ही लड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं। आज आपको वो टैंक दिखाने जा रहा हूं जिनके लिए यूक्रेन के समर्थक आपस में लड़ गए। यूक्रेन युद्ध में अब नया चैप्टर खुल गया। अब तक युद्ध में मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का इस्तेमाल हो चुका है। अब चर्चा यह है कि युद्ध में आधुनिक टैंक की एंट्री होने वाली है। पश्चिमी देशों के एडवांस टैंक रूस के टैंकों से भिड़ने वाले। और यह चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई की नई खेप देने वाले। हथियारों की नई खेप में सबसे ज्यादा चर्चा बैटल टैंक्स की। इसमें 3 देशों के टैंक्स की चर्चा हो रही है। एक तो है जर्मनी का टैंक जो इस्तेमाल होगा। तो अब इस युद्ध में टैंक्स की एंट्री हो रही है। एक है लियोपार्ड 2, ये जर्मनी का टैंक, इसकी एंट्री की बात हो रही है कि ये एंट्री करेगा रूस यूक्रेन युद्ध में। दूसरा है अमेरिका का M1 एब्राम्स, ये भी एक बड़ा आधुनिक टैंक है, ये यूएस का है। और तीसरा जो टैंक है
चैलेंजर 2, ये जो है ये ब्रिटेन का टैंक, ब्रिटेन का टैंक। तो ये 3 टैंक की बड़ी चर्चा हो रही है कि इनकी एंट्री होने वाली है रूस यूक्रेन युद्ध में। और किसकी तरफ से एंट्री होगी? रूस के लिए तो ये लोग देंगे नहीं, तो यूक्रेन को देंगे। यूक्रेन का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरह ये एडवांस टैंक उसे मिल जाए, जिससे युद्ध में वो रूस पर हावी हो सके। इसलिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि टैंक्स के दम पर रूस की एक और घुसपैठ को रोकने के लिए हमें पश्चिमी देशों के टैंक्स की जरूरत है। यूक्रेन के लिए यह बहुत जरूरी है। मतलब इस भाई के पास अपना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब रूस टैंक इस्तेमाल करेगा तो ये इधर से मांग रहा है कि भाई हम आप कुछ टैंक दे दीजिए तो हम लड़। अरे तुम क्या लड़ाई लड़ रहे हो भाई? पूरी दुनिया तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हुई पड़ी है, पूरी दुनिया। कहीं रिसेशन आ रहा है, कहीं भी जो है नौकरियां जा रही हैं, कहीं महंगाई चरम पर, और ये उधार मांग मांग के युद्ध ही लड़े जा रहा है। अरे नहीं है तो बंद करो यार, बात करो। जेलेंस्की जिन टैंक्स को यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी बता रहे हैं, उन तीनों टैंकों के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं, उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। जर्मनी का जो लेपर्ड टैंक है वो यूरोप का बेस्ट टैंक माना जाता है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देखिए। जर्मन डिफेंस कंपनी इस टैंक को 1978 से बना रही है। डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन समेत स्पेन समेत करीब 20 देश इस टैंक का इस्तेमाल करते हैं। इस टैंक को लगातार अपग्रेड किया गया है। इसका टेस्ट वर्जन लेपर्ड 2A7V है। साल 2016 में टर्की ने इस टैंक का इस्तेमाल ISIS से लड़ने में किया। अमेरिका का M1 एब्राम टैंक दुनिया का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है। इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। यह अमेरिकी सेना का सबसे अहम बैटल टैंक है। इस टैंक को जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ने पहली बार 1978 में बनाया, जिसके बाद समय समय पर इसमें अपग्रेडेशन का काम किया जाता रहा। ब्रिटेन यूक्रेन को 14 चैलेंजर टैंक देने वाला है और यह ब्रिटेन का मेन बैटल टैंक कहा जाता है। इस टैंक के जरिए यूक्रेन को बेहतर सुरक्षा के साथ सटीक मार करने की क्षमता हासिल है। 1990 के आखिर में बना यह टैंक यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में सबसे आधुनिक टैंक होगा। साल 1998 में इसे ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया और अभी इसे अपग्रेड किया जा रहा है। यह साल 2035 तक सेना में रहेगा। इराक युद्ध में भी इस टैंक का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन को मदद करने वाले देशों के पास ये पावरफुल टैंक, यूक्रेन को इसकी जरूरत भी, लेकिन यूक्रेन को टैंक देने में कुछ देश आनाकानी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इनका मकसद यह है कि यूक्रेन जो है वो रूस से भिड़ता रहे, लेकिन मदद देने के नाम पर ये लोग जो है दाहिने बाएं देखने लगे। अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई तुम लोग आपस में लड़ रहे हो या हम मर रहे हैं, हमें टैंक्स की जरूरत है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से कहा है कि जब वक्त ऐसा हो तो हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वो सिखा रहा है कि भाई देखो हम फंसे ना पड़े हैं, अभी आनाकानी ना करो, और तुलना नहीं करनी चाहिए कि मैं तभी अपने टैंक यूक्रेन को दूंगा जब दूसरे देश भी अपने टैंक भेजेंगे। मतलब वो समझा रहा है कि तुम जो है जर्मनी जो है वो ब्रिटेन की तरफ ना देखे, ब्रिटेन यूएस की तरफ ना देखे, यूएस दोनों की तरफ ना देखे कि तुम दोगे तो मैं दूं। जेलेंस्की ने कहा है कि ये सही रणनीति नहीं। ये भाई बता रहे हैं रणनीति क्या होती है। जिसने अपना देश बर्बाद कर दिया, दुनिया बर्बाद कर दी, वो दुनिया को बता रहा है कि रणनीति क्या होती है। जेलेंस्की का इशारा दो देशों के बीच टैंक्स को लेकर जारी कोल्ड वॉर की तरफ, और ये दो देश कौन है भाई? जर्मनी और अमेरिका। अब इनके बीच क्या हो रहा है? यूक्रेन को एडवांस बैटल टैंक की जरूरत है। अमेरिका और जर्मनी के पास एडवांस टैंक भी हैं, लेकिन दोनों सहयोगी देशों के बीच यूक्रेन को टैंक देने को लेकर शीत युद्ध चला। अब वो शीत युद्ध क्या है बॉस? अमेरिका कह रहा है कि हम अपने एडवांस टैंक यूक्रेन को नहीं देंगे, हम जर्मनी से कह देंगे वो अपने टैंक यूक्रेन को दे देगा। इस पर जर्मनी कह रहा है कि हम अपने टैंक यूक्रेन को तभी देंगे जब अमेरिका भी अपने टैंक यूक्रेन को देने को राजी होगा। आपको याद एक फिल्म आई थी बागमा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और उनके बच्चों की कहानी, तो उसमें नहीं था जो बच्चे थे कि तुम मम्मी को रख लो, तुम पापा को रख लो, तुम पापा को रखोगे तो मैं मम्मी को रखूंगा, तुम मम्मी को रखोगे तो मैं पापा को रखूंगा, पापा इतने दिन मेरे यहां रहेंगे। ये अमेरिका और जर्मनी वही बच्चे हैं, तुम दोगे तो मैं करूंगा, तुम नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा। अरे यार तय करो ना, देना है कि नहीं देना है। समस्या तो तुमने दुनिया को दे दी है, वहां तो नहीं पूछा कि लोगे कि नहीं लोगे। अमेरिका और जर्मनी दोनों नेटो के सदस्य हैं, दोनों एक दूसरे के करीबी सहयोगी हैं, दोनों के काफी अच्छे संबंध हैं।
इसके बावजूद यूक्रेन को टैंक देने को लेकर दोनों में टकराव चल रहा है। दोनों अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। भाई बागबान, मेरे यहाँ तो इस बार सैलरी कम हो गई है, मेरी तो मेड चली गई है, मैं मम्मी को कैसे रखूं, मैं पापा को कैसे रखूं। अमेरिका भी वही गिना रहा। अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास जो टैंक हैं वो यूक्रेन के लिए मददगार साबित नहीं होंगे क्योंकि उसे चलाना बहुत मुश्किल है। तो सोचिए ये लोग यूक्रेन को कितना दो कौड़ी का मानते हैं कि इनको लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिक अमेरिका वाला टैंक भी नहीं चला पाए, और कह रहे हैं कि ये टैंक बहुत महंगे हैं, तो उनको लग रहा है कि इनको देंगे तो बेकार में खराब कर देंगे। जर्मनी कह रहा है कि यूक्रेन जिस बहादुरी से लड़ रहा है उसमें वो हमारे भरोसे रह सकता है, लेकिन हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि ये युद्ध रूस और नेटो देशों के बीच हो रहा है क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। जर्मनी को यह भी लग रहा है कि हमें यूक्रेन को उतने ही हथियार देने चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, इतना ज्यादा हथियार नहीं कि वो रूस पर ही हमला करे, क्योंकि इससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। मतलब इनको उतना ही हथियार देना है जितने से यूक्रेन और रूस का युद्ध चलता रहे। अगर आप मान रहे हो कि आपके पास ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन रूस में घुस के मार देगा, तो दो ना भाई, खत्म कराओ रूस को। नहीं, नाटक कर रहे हैं कि हम अगर हथियार देंगे तो ऐसा लगेगा कि हम जो है नेटो देश लड़ रहे हैं। अरे तो अभी रूस को नहीं लग रहा है, अभी तुम पीछे से पंप कर रहे हो तो दुनिया को नहीं दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। टैंक दे दोगे तो पता चल जाएगा। जर्मनी जिस लेपर्ड टैंक को यूक्रेन को देने से बच रही है, उस टैंक की ताकत के बारे में आपको बता देता हूं। ये जो लेपर्ड टैंक है इसका वजन 60 टन से ज्यादा है। इसमें 120 mm की गन लगी हुई होती है। ये 5 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। टैंक में 4 लोग भी बैठ सकते हैं और इसकी लंबाई 31 फीट और चौड़ाई 12 फीट। फ्यूल कैपेसिटी 1200 लीटर है। सड़क पर इसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। अब जो अमेरिका वाला M1 एब्राम्स टैंक है, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। ये काफी हद तक जर्मनी के लेपर्ड टैंक की तरह ही है, लेकिन फीचर्स थोड़े ज्यादा एडवांस हैं। जैसे टैंक का वजन जो है वो 62 टन है और इसमें 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी, तो थोड़ी एडवांस गन लगी। इस गन से जो बुलेट फायर होती है उसे सिल्वर बुलेट कहते हैं। यह बुलेट किसी भी हथियार को भेद सकती है। मारक क्षमता अधिकतम 411 किलोमीटर की है। टैंक में 4 लोग बैठ सकते हैं। टॉप स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों टैंक के बारे में आपको बता दिया जिसको लेकर तमाशा चल रहा है। अब आपको बताता हूं कि अमेरिका और जर्मनी के टैंक्स दुनिया में बेस्ट क्यों माने जाते हैं। अमेरिका का M1 एब्राम तो दुनिया में बेस्ट माना जाता है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के टैंक यूक्रेन को मिले, क्योंकि कहानी यह है कि अमेरिका के जो M1 एब्राम्स गैस टर्बाइन इंजन्स केरोसिन या डीजल की खपत ज्यादा करते हैं। जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक जो है वो डीजल गैस टर्बाइन इंजन लगा हुआ और डीजल की कम खपत करता है। अच्छा, जो अमेरिका वाला टैंक है इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है। जर्मनी का जो लेपर्ड 2 टैंक है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो M1 एब्राम्स के मुकाबले कम। अमेरिका वाला टैंक जो है वो नई टेक्नोलॉजी से बना है, इसे चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। यूक्रेन फोर्स के लिए चलाना मुश्किल होगा। जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक, क्योंकि यूरोप के कई देशों के पास ये टैंक है, तो यूक्रेन को स्पेयर पार्ट और बाकी मदद दे सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि जर्मनी दे दे, और जर्मनी जो है वो देने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि जब कई यूरोपीय देशों के पास जर्मनी के बने लेपर्ड टैंक हैं, तो वो यूक्रेन को टैंक दे दें जर्मनी के भरोसे क्यों है जर्मनी के भरोसे? नेटो में शामिल देशों के पास करीब 2000 लेपर्ड टैंक। पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ये टैंक भी यूक्रेन को देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें जर्मनी की इजाजत लेनी, क्योंकि जर्मनी की मिलिट्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक आप टैंक को री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने मुझसे टैंक खरीदा और आप किसी और को टैंक दे दें, ये नहीं हो सकता। तो जर्मनी से पहले पूछना हो। इधर पश्चिमी देश इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि कैसे यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। उधर जेलेंस्की अलग हवा में उड़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि पुतिन जिंदा है या नहीं उन्हें नहीं पता। दरअसल बैठक में जेलेंस्की रूस से शांति वार्ता पर सवाल किया गया। सवाल गंभीर था, लेकिन जेलेंस्की ने इसके जवाब में क्या कहा पता है? वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे बात करूं और क्या बात करूं, क्योंकि मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि रूस के राष्ट्रपति जिंदा हैं या नहीं। मतलब ये भाई को लग रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मर गए। अरे बॉस, तो मर गए तो लड़ कौन रहा है? मारा कौन? तुम तो खुद जिंदा रहने के लिए जो है वो इधर उधर से हथियार मांग रहे हो। पुतिन को किसने मार दिया? कहानी ये भी चल रही है ना कि उनको कैंसर हो गया और क्या हो गया, तो वहां से सोच रहे होंगे कि वहां से मर गए। जेलेंस्की ने कहा कि कैमरे पर जो पुतिन दिख रहे हैं
वो पुतिन ही है या नहीं ये साफ नहीं। ज़ेलेंस्की ने ये बात तब कही जब उनसे रूस से शांति प्रक्रिया पर बातचीत को लेकर सवाल किया। अरे भाई, रूस में पुतिन बैठे हो, पुतिन का डुप्लीकेट बैठा हो, पुतिन का मुंह मुखौटा लगा के बैठा हो, मेकअप करके बैठा हो, तुम बात के लिए हाँ तो बोलो। इनको पहले सर्टिफिकेट चाहिए कि वहां से जो बैठा है वो पुतिन ही है, इनका डीएनए टेस्ट करा के इनको दीजिए, तब ये बातचीत के लिए मन बनाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में जान जाने की तो तमाम वजह हैं, लेकिन अब आपको वो शहर दिखाता हूं जहां ठंड से जान चली जाती है। घर से निकलते ही कैसे मौत का सामना करना पड़ता है, देखिए इस चक्कर में। आज आपको दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आपको अपना शहर बहुत गर्म लगने लगे। दुनिया का सबसे ठंडा शहर रूस में। रूस की राजधानी मॉस्को से अकबर 5,000 किलोमीटर आगे चले जाइएगा तो साइबेरिया में यह शहर है जिसका नाम है याकुत्स्क, जिसे वहां की आम बोलचाल में याकुटिया कहते हैं। यहां साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती। 12 महीने बॉस, मतलब आपने जनवरी में पर्दा हटाया बर्फ, मई में हटाया, देखा मोबाइल पर अरे इंडिया में गर्मी पड़ रही है, अपना पर्दा हटाया बर्फ, फिर सितंबर में देखा इंडिया में बारिश हो रही है, पर्दा हटाया देखा बर्फ, दिसंबर में देखा इंडिया में बर्फ पड़ रही है, हमारे यहाँ पर्दा हटाया देखा बर्फ। 12 महीने वहां बर्फ पड़ती। सर्दियों में तापमान -70 डिग्री चला जाता है, जहां तक नजर जाएगी वहां से बर्फ दिखाई देती। इतनी ठंड पड़ती है कि अगर बिना ढंग का प्रॉपर कपड़ा पहने बाहर चले जाइए तो लोग कहते हैं 5 से 10 मिनट में मौत हो सकती है। शरीर का खून ही जम जाता है, शरीर के अंग गलने लगते हैं। इस इलाके में दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए सूरज की रोशनी पड़ती है, मात्र 3 घंटे। ये जो याकुटिया शहर है या याकुत्स्क शहर है, इसकी आबादी लगभग 3.5 लाख है। इतनी ठंड के बावजूद 3.5 लाख लोग रहते हैं। इस शहर में स्कूल है, बैंक है, डाकघर और एक एयरपोर्ट भी है। यहाँ के हर गांव में दुकानें और स्पोर्ट्स सेंटर भी है। जनवरी के महीने में यहाँ भयंकर ठंड पड़ती है और सर्दियों के बाद जब तापमान -30 डिग्री तक पहुंचता है तो उसे यहाँ गर्म मानते हैं। कहते हैं -70 से -30 हो गया, गर्मी आ गई। याकुत्स्क को मिनरल हब कहा जाता है। यहां पर सोना, हीरा और कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। मिनरल्स माइनिंग की वजह से यहां लोग सरवाइव कर रहे हैं। सोने पैसे की गर्मी से ये गर्मी महसूस कर रहे हैं। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि याकुत्स्क में किस तरह ठंड पड़ती है, किस कदर ठंड पड़ती है। 15 जनवरी को याकुत्स्क का तापमान -60 डिग्री रिकॉर्ड किया, और इतने तापमान में कैसे चीजें जमती हैं वो आप देखिए। यहां पर पानी का बुलबुला भी कुछ सेकंड में जम जाता है, उसके ऊपर बर्फ की परत जम जाती है। बुलबुला एक गेंद की तरह सख्त हो जाता है। देख रहे हैं, बुलबुला गिरा, जैसे हमारे यहाँ बच्चे नहीं फुलाते बुलबुला, वो गिरा और कुछ सेकंड में बर्फ बन गया। सोचिए -60 डिग्री तापमान में यहाँ लोग रहते कैसे होंगे, कैसे खाते होंगे, क्योंकि खाने का सामान भी जम जाता है। याकुत्स्क शहर में अगर कुछ देर के लिए नूडल को बाहर रख दिया जाए तो वो जम जाता है। ये देखिए नूडल की हालत, वो कोई भाई रख के गया, वो भूल ही है, 2 मिनट में नूडल बनता है और 5 सेकंड में जम जाता है। उसकी तस्वीर देखिए, वो नूडल जम गया, वो भाई का चम्मच टूट जाएगा अभी प्लास्टिक। यहां पर आपको कुछ भी खाना है तो गर्म ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा होने पर कुछ खाने लायक बचता ही नहीं है। भाई नूडल जम गया, उठा के उसको खींच रहा है। एक और तस्वीर देखिए, अंडा तोड़कर कुछ देर के लिए बाहर रखा तो पूरा ही जम गया। ये अंडे की हालत है। नॉनवेज खाना ज्यादा खाया जाता है क्योंकि यहां जिंदा रहने के लिए जो गर्मी चाहिए वो अंडे, मछली और घोड़े के मीट से मिलती है। लेकिन अंडे में कितनी भी गर्मी, वो खुद थोड़ी गर्म रह सकता है, उसको तो पकाना पड़ता है। तो बाहर छोड़े तो अंडा जम गया। अंडा या नॉनवेज बनाना बड़ा मुश्किल है वहां पर। तोड़े और जल्दी नहीं फेंटे और गर्म माहौल में नहीं बनाए तो अंडा जम गया। बिल्ली जब बैठी। इसी ठंड की एक और तस्वीर दिखाता हूं याकुत्स्क। ठंड में अगर शरीर का कोई अंग बाहर किसी पेड़ या पिलर से छू जाए तो वो उससे चिपक जाता है। ये देख रहे हैं, जैसे मीट का ये टुकड़ा एक पिलर से चिपक गया, इसे निकालने की कोशिश की गई तो ये टुकड़ों में निकला। अब सोचिए अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए क्या हो। यहां आने वाले लोगों के लिए नोटिस बोर्ड लगा रहता है कि मेटल की किसी चीज को ना छुएं, नहीं तो वो उससे चिपक सकते हैं। इतनी ठंड है बहुत, वो इतना ठंडा रहता है। तो पहले ही बता देते हैं कि ये नहीं कि अपना किसी से फोन से बात करते करते और पोल पे चिपक सट गए, फिर उसी फोन कॉल पे कहना पड़ेगा बचाने आओ, मैं चिपक गया हूं। इस इलाके में अगर पानी पीना हो तो वो आपको घर के अंदर बर्फ को उबाल कर पीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है।
हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पानी लेकर अगर कोई बाहर आता है तो वो पानी भी फौरन वेपराइज हो जाता है। देख रहे हैं ऊपर पानी फेंका, वो बर्फ बन जाता है, छोटे छोटे बर्फ के कणों में बदल जाता है। हम और आप कपड़े धोकर सुखाने के लिए टांगते हैं ना, यहाँ हिसाब उल्टा है। अगर गीला कपड़ा बाहर रख दिया तो वो सूख कर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ये देखिए, टी शर्ट सुखाने भाई बाहर रखे थे, पैंट रखे थे, वो पैंट ही सख्त हो गया। बर्फ में जमे कपड़े को दीवार पर मारेंगे तो वो भी नहीं टूटता है, एकदम सख्त हो जाता है। जब इतनी ठंड है तो फिर घरों के अंदर लोग कैसे रहते होंगे, घरों को कैसे गर्म रखा जाता है, ये आपको बताता हूं। याकुत्स्क में आमतौर पर घर लकड़ी के बने होते हैं और घर की बाहरी दीवार पर लकड़ी की कई परतें होती हैं। ये लकड़ी साइबेरियन लार्च नाम के पेड़ की होती है और लकड़ी से दीवार बनाने के दौरान बीच बीच में जूट की रस्सी लगाई जाती है। पौधों की पत्तियां लगाई जाती हैं जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती। घरों के अंदर पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होती है, जो अभी आपको दिखा, जो ईंधन का मुख्य जरिया है। सर्दियों के महीनों में यहां औसतन हर महीने लगभग 1200 क्यूबिक मीटर गैस की खपत होती है, जिस पर हर महीने 6 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। घर के हर कमरे में गैस हीटर होता है जिससे गर्मी मिलती रहती है। घर की खिड़कियों में शीशे की 3 लेयर होती है जिससे बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पाती। लोग अपने घरों में फ्रोजन फूड आइटम फ्रिज में नहीं रखते, बल्कि घर के उस कोने में रखते हैं जहां तापमान कम रहता है। यहाँ ऐसे भी कई घर हैं जहां गैस की सप्लाई नहीं होती। ऐसे घरों में परंपरागत तरीके से लकड़ी का उपयोग किया जाता है। दिन भर घर के अंदर लकड़ियां जलती रहती। याकुत्स्क में गाड़ियों का स्टार्ट ना होना भी एक समस्या है। ठंड की वजह से गाड़ियों के पार्ट्स काम नहीं करते। यहाँ पर कारों का फ्यूल जम जाना नॉर्मल बात है। गियर अचानक जाम हो जाता है। इससे निपटने के लिए लोग कार में ही पोर्टेबल हीट गैराज रखते हैं। ये खास तरह का कवर होता है जो 2 लेयर में होता है। कार को इससे ढक देते हैं और फिर इसके अंदर ब्लोअर से गर्म हवा छोड़ते हैं, जिससे कार के पार्ट्स काम करना शुरू करते हैं